इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति की जीत के जो 5 बड़े फैक्टर है उस बारे में। जाहिर सी बात है कि बड़ी जीत मिली है, 225 सीटों पर आगे रही है एनडीए, और एमवीए की बात करें तो वो 51 सीटों पर सीमित रह गई। तो ज़रूर से ज़रूर कुछ फैक्टर्स रहे होंगे इस हार के, इस जीत के पीछे। तो जीत के बारे में पहले बात करते हैं। पहला फैक्टर मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, सबसे ज़्यादा बहस हो रही है, वो है लाडली बहन योजना। उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो एक गेम चेंजर योजना साबित हुई। क्या जैसे मध्य प्रदेश में एक सफल योजना के तौर पर उसको देखा गया, फिर उसको महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, तो क्या वो सही में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले लाडली बहन योजना के बारे में बात करते हुए मैं आपको एक किस्सा कुबुल्ली सुनाना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँ, भंडारा में था नाना पटोले की सीट पे। तो नाना पटोले की सीट पर एक कांग्रेस समर्थक यानी कि नाना पटोले के समर्थक ही हमको मिला, और उसने बोला कि इन लोगों ने महिलाओं को पैसा देकर उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है। तो हमने कहा क्या मतलब हुआ इसका, तो क्या महिलाएं इस बार बीजेपी को वोट देंगी? बोले हाँ दे सकती हैं, ऐसा लग रहा है, इस बार वो सुन नहीं रही। इस तरह की बात उसने कही। तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर खींची थी इस योजना को लेकर कि एक कांग्रेस समर्थक जब अपने घर की महिलाओं के बारे में ये बात कह रहा है कि वो इस बार मन बना रही है बीजेपी को वोट देने का इस योजना के आधार पर, तो कहीं ना कहीं वो एक पूरे मास को रेप्लिकेट करता है कि मास किस तरीके से सोचता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए सौरभ भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि खास तौर से महाराष्ट्र में जो 5 महीने पहले जो महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे थे वो कैसे 5 महीने में पूरी तस्वीर बदल गई। उसके पीछे सबसे बड़ी बात देखिए, जब खासतौर लोकसभा चुनाव आने के बाद लाडली बहन योजना का कार्य शुरू किया गया, और उस वक्त जब शुरू किया गया तो उसका प्रचार जो है वो सबसे बड़ी चिंता थी कि समय कम है, कैसे ये योजना घर घर पहुंचेगी, कैसे प्रचार होगा। और इसका प्रचार जो है सबसे ज़्यादा सिंधे सरकार ने किया। अजित पवार समाज कल्याण मंत्री थे, उनके जरिए ये योजना लॉन्च हुई और वो पूरे महाराष्ट्र में दौरा किए और इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। पिंक कलर की वो जैकेट पहन के घूम रहे थे, वो हो रहे थे। और आप देखिए कि मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में ये एक बहुत ट्रम्प कार्ड साबित हुई। अभी अगर देखें कि लाडली बहना योजना का दांव कैसे कामयाब हुआ है, तो झारखंड में भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और यही योजना जो है कैसे जो है खासतौर से इस चीज़ को लेके कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी भी समझ रही, इसीलिए उन्होंने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत करने का वादा किया था और 3,000 रुपए की घोषणा कर दी। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर था कि इसका असर है, क्योंकि अगर 1500 सरकार दे रही है और विपक्ष कह रहा हम सरकार में आते तो 3,000 डबल देंगे, इसका मतलब कि इसका असर था। एक चीज है। और इसका इफेक्ट आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो कुल वोटर है उसमें 2 करोड़ महिलाओं तक जी, यानी कि 2 करोड़ महिलाएं इससे सीधे लाभान्वित थी। इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, जाति, धर्म कुछ नहीं देखा, सबको मिली ही। ये तो मैंने नोटिस किया। मैं आपको बताऊं, जितने मुस्लिम इलाकों में महाराष्ट्र में मैं घूमा और जब भी मैंने किसी भीड़ में लोगों से बात की तो वहाँ मैंने हमेशा ये पूछा कि लाडली बहन की योजना का फ़ायदा क्या मुस्लिम महिलाओं को मिला, तो हमेशा मुझे हाँ में जवाब मिला कि हाँ मिला है। तो इसमें भेदभाव नहीं किया। अब जाहिर सी बात है कि जिसको मुस्लिम महिलाओं को जो वोट मिला है, पैसा मिला है, तो वहाँ पर भी कुछ कन्वर्जन हुआ और चीज़ें निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि जब इस तरह की योजनाएं होती हैं और आप देखें जो वोटिंग पैटर्न है सौरभ भाई वो चेंज हुआ है। अब महिलाएं सिर्फ बूथ तक वोट डालने नहीं जा रही हैं, अब वो निकल के बूथ तक वोट भी डाल रही हैं और अपने विवेक से भी वोट कर रही हैं। और महिलाओं के जब खाते में सीधे 3-3 महीने के पहले एक साथ आएंगे और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन भी पैसे आ रहे हैं, तो आप समझिए कि 1500 बाद 15 से 45 3-3 महीने पैसे दे दिए गए। और सरकार ने कहा कि अगर हम आएंगे तो इसको बढ़ा के 2100 रुपये। एक तो ये, दूसरा बात ये है कि ये भी नैरेटिव गढ़ा गया कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आ गई तो इस योजना को बंद कर देगी। तो ये महिलाओं के अंदर भी जाता। तो इस चुनाव में जो तस्वीर बदली, तो एक बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी का कोर वोट बैंक बनता है वो कहीं ना कहीं इसको महायुति ने साधा। और एक साइलेंट वोटर महिलाएं, क्योंकि महिलाएं उस तरह से मुखर नहीं होती, वो सामने मीडिया के माइक के सामने आती, तो वो उस वोट को भापना बहुत मुश्किल होता है। और धीमे धीमे देखिए एग्जाम्पल एक सेट होता जा रहा है कि जो महिला वोटर्स हैं, जो आधी आबादी है, कैसे उनको आपको लेके चलना पड़ेगा। अब इसका देखिए, आप याद करिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी असर हुआ था। जो राशन बटा था वो ज़्यादातर महिलाओं के हेल्प के तौर पर देखा गया था, उसका वहाँ असर देखा गया। जो कैश का खेल है, आप देखिए कि एक तो राशन का आपने कार्ड बताया, लेकिन यहाँ सीधा पैसा आ रहा। आप देखिए किसानों को सम्मान निधि का पैसा जो 2-2 हज़ार रुपये केंद्र सरकार ने दिया, उसका लाभ हुआ। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को बसों में फ्री सेवा किया, महिलाओं के लिए पेंशन योजना शुरू की।
आप इसको देखिए, आप देखिए बिहार में अगर बिहार एनडीए में की, नीतीश कुमार ये बहुत पहले से ये मॉडल अपनाए मैं हुए कह रहा हैं। हूँ जी। कि वो दरअसल एक बड़ा वोट बैंक है जो जाति धर्म सारी बाउंड्री को तोड़ देता है। और महिलाएं, देखिए पुरुष जो जाति बंधन और जाति सामाजिक परिवेश में सोचता है, क्योंकि समाज में रहता है, इतना ज़्यादा ओपन रहता है, महिलाएं उस तरह से नहीं होती, उनको उस तरह की चीज़ें नहीं सामना कर पाती उनको सीधे नजर आ रहा है कि हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, हमारे अकाउंट में पैसा कौन दे रहा है, फलाने नेता सरकार दे दे रहे रही है, हैं, हाँ। सरकार दे रही है, तो भाई हमें उसका वापसी देना। वैसे भी हाँ। इस देश में लोग थोड़ा सा इमोशनल है, ये सब emotional चीज़ है, है हाँ, कि वो एहसान नहीं रखना चाहते हैं, हाँ। कहते हैं। दूसरा देखिए, आपने लाभ के बात की तो लाभार्थी वर्ग एक बड़ा बड़ा कीवर्ड है, तैयार जो हुआ कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने और उसकी जो अन्य राज्यों की सरकार है उसने एक लाभार्थी वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है, जिसको पकड़ने में, जिससे बात करने में लोग चूक जाते हैं, इसलिए माहौल समझने में चूक जाते हैं। और वो एक बहुत साइलेंट वोटर है और वो बहुत गरीब क्लास का वोटर होता है, क्लास का। जैसे एक बात समय की रहती है, उसको कहा जाती है, चुनाव के टाइम वोटिंग से एक दिन पहले जो कैश का खेल चलता है, बहुत सारे, खासतौर से ग्राम सभाओं के चुनाव में, पंचायतों चुनाव में आपने देखा होगा, या नगर पंचायतों के चुनाव में, तो वो होता है, उसका इम्पैक्ट होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे से वोट हो गया। आप यहाँ सरकार योजनाएं दे रही है और सीधे दे रही है, रेवड़ी। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध होता था वो यहाँ पे ट्रम्प कार्ड साबित हो रही है। आप देखिए कि इस नतीजे आने से एक दिन पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रेवड़ी पे चर्चा करने कर रहे हैं, यानी मुफ्त जो योजनाएं हो रही हैं उसका तो ये इम्पैक्ट है। मैं मानता हूँ कि खासतौर से लाडली बहन योजना का महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नतीजे में उलटफेर किया है, और इसमें महिला वोटरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और वो निश्चित तौर में मैं इसको ट्रम्प कार्ड के तौर पर मानता हूं। जिस तरह से 5 महीने में जो तस्वीर बदली है, उसमें अहम भूमिका लाडली बहना योजना का है। बिल्कुल। अब इस तरह की योजनाओं पर बहस हो सकती है, मगर अभी फिलहाल हम नतीजों पर बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उसका क्या फैक्टर है। दूसरा फैक्टर की बात करें तो हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी का मैनेजमेंट रहा है ना, कि लग रहा था कि लोकसभा के नतीजे, इतना खराब प्रदर्शन महाराष्ट्र में, उसके बाद कैसे बीजेपी वापसी करेगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। आप याद करिए, देवेंद्र फडणवीस सामने आते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं, इस्तीफा देने की पेशकश करते हैं, कहते हैं मैं संगठन में जाऊंगा, संगठन के लिए काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का बोध था। उसके बाद बीजेपी के वर्कर्स ग्राउंड पर जुटे, हरियाणा का रिजल्ट आया, उससे एक बूस्ट मिला। पुराने जो मुद्दे चल रहे थे संविधान जैसे, उनको काउंटर करने का लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास किया गया, चाहे केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो। इसके अलावा ये जो महायुति गठबंधन था, अजीत पवार थे, एकनाथ शिंदे थे, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी थी, इन तीनों के बीच आपको सामंजस्य दिखा। टिकट बंटवारे को लेकर कोई तू में भी खबर सामने नहीं आई। मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसे कोई विवाद नहीं हुआ। ये हुआ कि चुनाव बाद तय करेंगे। इसके अलावा ये सब फैक्टर्स भी रहे निश्चित तौर पे जो खास तौर से आप कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद से जो बीजेपी ने महाराष्ट्र का मैनेजमेंट संभाला, महाराष्ट्र के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, उसने निश्चित तौर पे बीजेपी को और उसके अलायंस पार्टनरों को बहुत बड़ा झटका दिया था। सब ने ये हुआ कि बहुत बड़ा उलटफेर है महाराष्ट्र की राजनीति में। 23 सीटों से घट के अगर कोई 8 सीट पे आ जाए तो निश्चित तौर पे उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। तो महाराष्ट्र में झटका लगना, बीजेपी ने उस झटके को लेके उसको जो चोट लगी थी उसको नासूर नहीं बनने दिया, उस जख्म पे मरहम लगाना तुरंत शुरू कर दिया। उसमें देर नहीं की उस चोट में कि उस चोट को छोड़ दे, उसमें पानी जाए, गर्दा जाए जमे या कंकड़ लगे, वो को नहीं किया और उसमें मरहम लगाना शुरू कर दिया। और उसने सबसे पहले, अगर आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद मुझे लगता है 3 दिन सरकार बनी, उसके दूसरे दिन से बैठकें महाराष्ट्र को लेकर चुनाव में एक्टिव मोड में चली गई। पहले है पीएम मोदी जाते हैं और जो सबसे कमजोर दुर्ग होता है विदर्भ, वहाँ जाके जो है कई योजनाओं की शुरुआत करते हैं। विश्वकर्मा योजना जो खास तौर से है, वहीं से शुरुआत होती है। विश्वकर्मा योजना मैं विदर्भ इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि वो इलाका ओबीसी का है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है विदर्भ का इलाका। तो पीएम मोदी जाते हैं, अमित शाह वहाँ पे बैठकें हर क्षेत्र में, महाराष्ट्र के 6 क्षेत्र हैं, वहाँ पे पार्टी नेताओं के साथ बैठते हैं और जो वहाँ पे मनोबल कार्यकर्ताओं का डाउन रहता है उसको बढ़ाने के लिए कहते हैं कि नतीजे होते हैं और आप हैं जो इस नतीजों को उलट फेर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हम जीते हैं, ये हारे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें हम सरकार तीसरी बार बनाए हैं। और ये इतिहास में ये बताने की कोशिश होती है कि मतलब देश की राजनीति में बीजेपी ये पहली बार 3 बार जो है, या कांग्रेस के एक बार आज़ादी के बाद बनी थी या अब बन रही है। तो इस तरह कह के जो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है, जो गैप हो जाता है कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश होती है। और इसके अलावा जो पार्टी का कार्यकर्ता वर्ग है, खासतौर से कार्यकर्ता, नेता के साथ साथ कार्यकर्ताओं को लेके जो मतलब हर क्षेत्र में अमित शाह ने बैठक की। मैं आपको बताऊं, हर क्षेत्र में अमित शाह ने 6 के 6 क्षेत्रों में
दो दो दिन एक एक सीट पे दो दो दिन तक पूर्व बैठकें चली हैं। उसमें नेताओं की जो शिकायतें थीं उसको सुना गया, उनका संकलन किया गया, उसको समाधान करने की कोशिश की गई। उनके बीच जो गैप थे, नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में जो गैप हो गए थे, उसके बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई। तो बीजेपी ने मैनेजमेंट के आधार पर टिकट का वितरण समय से पहले कर दिया गया, उसको लेके बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। और जो बागी होकर नेता चुनाव लड़ने उतरे थे उनको बैठाने की कोशिश की गई। तो अब बीजेपी का मैनेजमेंट लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से लेके चुनाव वोटिंग तक, यानी कि आज हम कहें अगर काउंटिंग तक, तो देखिए कितना बेहतर तालमेल दिखा है। किसी तरह का कोई बयान नहीं, किसी तरह के कोई एक दूसरे की खींचतान नहीं, सामंजस्य की तरफ पे ये एक तरह से काम किया गया। बिल्कुल, ये दूसरा फैक्टर हो गया जीत का, मैनेजमेंट की कैसे बीजेपी ने चीज़ें मैनेज की लोकसभा चुनाव में झटका लगने बाद। और अभी आपने जिक्र किया जो तुम्हारा तीसरा फैक्टर है वो है ओबीसी वोट बैंक, क्योंकि आप देखिए अभी आपने बोला कि विदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और विश्वकर्मा योजना लॉन्च करते हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग उनके टारगेट पे था। हालांकि बीजेपी ने इसमें बड़ा स्मार्टली खेला है, इसमें खुल के कभी कोई बात नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं जो मराठवाड़ा में, पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का जो असर था उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने एंटी पोलराइजेशन करने की प्रयास किया और कहीं ना कहीं वो हुआ, ऐसा जानकार मानते हैं। देखिए सौरभ भाई, आप देखिए लोकसभा चुनाव आने के बाद मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की देश की राजनीति में आती है और उसके बाद से बीजेपी का प्राइम फोकस महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी जो है तमाम नेताओं को अपने साथ साधने की कोशिश करती है और बीजेपी का जो जिस वोट बैंक के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाती है वो था माधव फार्मूला, यानी कि माँ से माली, धा से धनगर और बंजारा। ये तीन ऐसे फैक्टर, ओबीसी के ये तीन प्रमुख जातियां थीं जो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए बैकबोन की तरह थीं। और इन्हीं के साथ साथ लेकिन 2014 के बाद बीजेपी मराठों को भी साधने की तवज्जो देने लगी थी और वो कहीं ना कहीं उस मराठों को ज़्यादा तवज्जो देने से ओबीसी जो है उसको लग रहा था कि हमें साइडलाइन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट जो बीजेपी के साथ रहा, वहाँ मतलब बीजेपी जो है वो मराठों को तवज्जो दी तो ओबीसी के अंदर थोड़ा सा उदासीनता आई और बीजेपी जो ओबीसी नेता थे वो भी थोड़ा साइडलाइन थे। एक मतलब अगर हम बात करें तो पंकज के मुंडा के पिताजी थे, वो निधन हो चुका है, वो है नहीं। एक नाथ खड़से जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। दूसरा है विनोद तावड़े थे, तो वो बिहार की राजनीति में सक्रिय थे, महाराष्ट्र के आते हैं। तो पंकजा मुंडे अपनी सीट पे खुद चुनाव लड़ रही थी, तो पंकजा मुंडे भी अपनी, तो ओबीसी को बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं कर पा रही थी और मराठा आंदोलन जो है अपने आप बढ़ाता जा रहा था। वो कहीं ना कहीं जो है उससे जो इम्पैक्ट हुआ तो वो कहीं नुकसान किया। लेकिन लोकसभा चुनाव के आने के बाद बीजेपी ने इस बात को समझा कि ओबीसी वोटर कितना अहम है महाराष्ट्र की राजनीति में। सबसे पहला काम किया जाता है बीजेपी के द्वारा, जो मनोनीत एमएलसी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी को तवज्जो दी जाती है। पहली चीज़ वहाँ से एक मैसेजिंग करने की कोशिश, पंकजा मुंडे जो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं उनको विधान परिषद भेजा जाता है और ये बताया जाता है कि जो है कि कैसे हम ओबीसी को तवज्जो दे रहे हैं। और पंकजा मुंडे ओबीसी के बड़ी नेता के तौर पे हैं और बीड और इस इलाके में मराठवाड़े में उनका अपना अच्छा खासा जनाधार है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के होते हैं। तीसरा चीज़ आप देखिए कि जो क्रीमी लेयर का कोटा है, हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद हरियाणा में नवाब सैनी क्रीमी लेयर का वो बढ़ाते हैं और वो आने के बाद वहाँ भी महाराष्ट्र में भी क्रीमी लेयर का जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात करिए कि ओबीसी की जो क्रीमी लेयर की लिमिट है उसको बढ़ाई जाए। ये एक बड़ी बात डिमांड है, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में ओबीसी तो दूसरी तरफ ये है कि जो मराठा बनाम ओबीसी हुआ उससे गांव-गांव में ओबीसी और मराठा के बीच में गैपिंग हो गई है। गांव में, बस्तियों में, दुकानों में, स्कूलों में ये बहुत गैप था और बीजेपी ने मराठा आंदोलन आरक्षण पे उलझने के बजाय ओबीसी को तवज्जो दिया और बहुत साइलेंट तरह से। आप देखिए कि पूरे चुनाव के दौरान मराठा आरक्षण पे कोई भी बात करता नहीं नजर आया और ये हुआ कि ओबीसी को बहुत स्मार्टली तरीके से हैंडल करने की कोशिश की गई, ओबीसी को मैसेजिंग दी गई और उसमें तमाम तरह की टूल्स अपनाए गए और उसका फायदा ये हुआ कि जो और टिकट भी इस बार जो दिया गया वो ओबीसी के आप देखिए कि महाराष्ट्र में 38% ओबीसी है और उनको कोशिश की गई और ये बीजेपी को तब अहमियत मिली जब हरियाणा की चुनाव को फतेह कर लिया। जाट बनाम गैर जाट की पॉलिटिक्स में गैर जाटों की जो जातियां थी उनको साधा और वहीं से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उनको राजनीति मिला। इसीलिए महाराष्ट्र में ओबीसी को लेके फोकस किया गया। बीजेपी ने माधव फार्मूले पे अपना वो किया और वो जोर दिया और कहीं ना कहीं उसकी
सफलता की झलक इस नतीजे में नज़र आ भी रही है। अगला जो फैक्टर है, चौथा जो फैक्टर है हमारा, उस पर बात करेंगे, वो है हिंदुत्व का स्टैंड। बीजेपी ने बड़ा क्लियरली, बीजेपी के घटक दलों ने बड़ा क्लियरली, अगर आप अजीत पवार को हटा दें, बाकी सबने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया हिंदुत्व को लेकर। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस लगातार बयान दे रहे थे इस तरह के, लोकसभा में जो हम चुनाव हारे हैं वो वोट जिहाद के कारण हारे हैं। वो बड़ा फोकस दे के शब्द बोल रहे थे, वोट जिहाद की बात कर रहे थे। और वो कह रहे थे, वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कि लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं, तो उसमें एक विधानसभा में ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव हार गए, 5 विधानसभा में जीते हैं, तो आप देखिएगा विधानसभा में नतीजे कुछ और होंगे। इस तरह के एग्जाम्पल दे रहे थे। बड़ा उनका जोर था कि वोट जिहाद हमारे खिलाफ किया गया, एक वर्ग एक साथ जुट के एक खास विपक्ष को आपने वोट किया, उसका असर कहीं ना कहीं हुआ। और दूसरा आपने देखा होगा एक नारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बटेंगे तो कटेंगे वाला जो उन्होंने नारा दिया, वो महाराष्ट्र में बड़ा चर्चा का विषय रहा। अब उसका नतीजा कितना पक्ष में रहा विपक्ष में रहा अलग विषय, मगर जो नतीजे हमारे सामने हैं वो कहते हैं कि हिंदुत्व का जो हार्ड स्टैंड था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिया। निश्चित तौर पे आप लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में जो संविधान और आरक्षण विपक्ष ने इस दो नैरेटिव को बनाया था, इसके नतीजे से ये हुआ कि जो हिंदू वोट था वो बीजेपी की तरफ ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, उसमें बिखरा हुआ। और उसके विपरीत में अगर हम देखें तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुआ था। मुसलमानों ने महाराष्ट्र में इंक्लूडिंग मतलब एकजुट होकर वोट दिया था इंडिया गठबंधन को, और वही आधार को उसको बनाया। और उसको बनाने के बाद जो महाराष्ट्र में हिंदू जो है लोकसभा चुनाव में जातियों में बिखर गया था, उसको जो है फिर से हिंदुत्व के छतरी के नीचे लाने का काम किया गया। और उसके लिए आपने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे नारा, लेकिन उस नारे भी नारा दिया नहीं, उस वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बटोगे कटोगे नारे को लेके तो विरोध तो हुआ, मतलब एक मिनट, पंकजा मुंडे ने भी किया, अशोक चौहान ने भी किया, और वो नहीं किया। लेकिन एक है तो सेफ है का नारा, देखिए दोनों में थोड़ा सा है। एक है तो सेफ है, आज फडणवीस भी इसी नारे को दोहराते नजर आए हैं, एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है मतलब ये दिखाता है कि यूनिटी की बात हो रही है, उसमें थोड़ा सा निगेटिव तन जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, और इसमें जो है एक तरह से सकारात्मक जा रहा मैसेज, और ये महाराष्ट्र की राजनीति में सकारात्मक गया। एक है तो सेफ है, तमाम जो जातियां बिखरी थी उनको एकजुट हुआ, और जो खासतौर से जो जातियों के पैटर्न पे वोटिंग हुआ था वो ध्रुवीकरण हुआ। यही वजह है कि आज जो चुनाव नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो 80% है, और यहाँ तक कि जो दोनों उनके सहयोगी दल हैं उनका 67% है, 67% के आसपास दोनों लोगों का स्ट्राइक रेट है। और जो ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास, महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में पहली बार इतनी सीटें जीती है, इतनी सीटें। और आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही होगी अगर वो अकेले भी लड़ी होती तो आज कितनी बड़ी जीत हो जाती। निश्चित तौर पे जिस तरह से बीजेपी ने पूरे चुनाव को हैंडल किया, और दूसरी बात जिस तरह के नैरेटिव, बहुत चुनाव में नैरेटिव का बहुत होता है, बिल्कुल बहुत नैरेटिव जो है दशा दिशा बदलने में। आप समझिए कि जो एक नैरेटिव हुआ संविधान खतरे का, पूरा लोकसभा चुनाव की दृष्टि बदल गई। इस बार एक है तो सेफ है नैरेटिव जो जातियों में बिखरा वोट था वो कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी ने एकजुट किया, और अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग थी फिर उसको मजबूत किया। आप उसके साथ देखिए ओबीसी भी खड़ा है, दलित भी खड़ा है, मराठा भी खड़ा है, ब्राह्मण भी खड़ा है, और सिंधे और अजीत पवार के जरिए कुछ मुसलमान भी खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी संविधान वाला मसला तो उसको लेकर तमाम जानकार कह रहे हैं ये कि सामान कितनी बार बिकेगा, लोकसभा में हो गया। मैं आपसे सौरभ भाई कह भी रहा था कि जैसे एक चेक एक ही बार कैश हो सकती है, वो चेक दोबारा आप कैश नहीं करा सकते, कहीं भी जाएंगे तो वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अब हमारा 5वां मुद्दा है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके बारे में कहा गया कि लोकसभा चुनाव में वो उतना सक्रिय नहीं था, मगर विधानसभा चुनाव में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उनको लगा कि अगर वो महाराष्ट्र में रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं जो मजबूत गढ़ है बीजेपी का वो हाथ से निकल सकता है, इसलिए संघ सक्रिय हुआ। मैं नागपुर में था तो नागपुर में तमाम पत्रकारों ने ये बात बताई भी कि बड़ा फीडबैक सिस्टम के तहत संघ ने काम किया। जो नाराज़ लोग हैं उनके पास जाके उनको नाराज़गी दूर करना, जो आम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो आते हैं मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेना कि क्या चल रहा है क्षेत्र में, वो फीडबैक बीजेपी तक पहुंचाना। इस तरह के फॉर्म बाकायदा भरवाए गए, जहां नाराज़गी ज़्यादा है वहां बीजेपी के लोगों को भेजा गया। तो नाराज़गी दूर करने का, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का, आम लोगों के बीच संवाद स्थापित करने का संघ ने इस चुनाव में बड़ा मजबूती से काम किया। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर इस चुनाव में नतीजों में नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पे आप देखिए उत्तर प्रदेश के, अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में,
बहुत अहम है। आरएसएस का जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में है जी। आरएसएस का बहुत महाराष्ट्र के राजनीति में, महाराष्ट्र के सामाजिक परिवेश में आरएसएस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप समझ लीजिए आरएसएस के ज़्यादातर संचालक महाराष्ट्र से हुए हैं, संघ प्रमुख हुए हैं। तो महाराष्ट्र में खास तौर से जो आरएसएस ने लंबे समय तक कोशिश करके और वो जो हिंदू जातियों को एक छतरी के नीचे लाई थी, वो कहीं ना कहीं इस बार बिखर गया था। वो बीजेपी को जरूर छोड़ दिया था, लेकिन उसकी जो दर्द है उसको संघ ने भी महसूस किया था। उसको लगा था कि जो उसने लंबी समय तक कोशिश थी वो कहीं ना कहीं जो है इसमें वो न हो जाए, तो इसीलिए संघ ने इस बार एक्टिव हुआ। संघ में खुद एक्टिव नहीं हुआ, बल्कि संघ के साथ जो तमाम उसके अनुषंगिक संगठन हैं, तमाम जो आरएसएस की विचारधारा या उससे जुड़ते विचारधारा थे वो एक्टिव हुए। तमाम जो है हिंदुत्व की राजनीति के जो मानने वाले थे, साधु संत भी उसमें मदद किए। इस बात को मैं साधु संत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात आज खुद फडणवीस ने कही, और उन्होंने बाकायदा आरएसएस ने तो अपने जो अनुषंगिक संगठन हैं तमाम, चाहे प्रवासी संगठनों का हो या मजदूर संघ हो या और उसके एबीपी से जुड़े या तमाम ऐसे संघ थे, सबकी टोलियां बनाई गई। वो टोलियां गांव-गांव गई। लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो एक्टिव हो गई थी। जाने के बाद गांव-गांव गई, वहाँ लोगों को बताया कि कैसे चीज़ें राजनीति में हो रही हैं। जो अभी आप कह रहे थे कि एक ओट जिहाद का टर्म महाराष्ट्र की राजनीति में आया है, वो राजनीति उसको लेके कैसे बताया गया कि आप तो जातियों में बिखर रहे हो, कहाँ दूसरी तरफ जो है वो एकजुट हो रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो तब लेके एक मैसेजिंग की गई, और सिर्फ केवल संदेश नहीं दिया गया, उनको बूथ से मतलब घर से बूथ तक पहुंचाने की भूमिका संघ की रही। संघ लगातार एक्टिव रहा, संघ लगातार काम करता रहा। और ऐसे में ख़ास तौर से जो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे या मुस्लिम उलमा थे, उन्होंने बीच में ये हुआ कि महाविकास आघाड़ी के समर्थन में कुछ उम्मीदवारों की बाकायदा लिस्ट जारी कर रहे थे कि हम इनको समर्थन कर रहे हैं। वो सब चीज़ें और भी मुफीद होती चली गई संघ की भूमिका में या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका में। पहले आप याद करिए, नाना पटोले के पास एक 17 मांगे की गई थी मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम फोरम की तरफ से वो रहा। इसके अलावा बहुत सारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ के, वो जमात इस्लामी है या इस तरह के संगठन हैं, उन लोगों ने भी किया। एक मौलाना सज्जाद नोमानी है, वो बाकायदा वहाँ, वो जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई लेना देने, वहाँ घूम रहे थे। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो दूसरी तरफ भी उसका इम्पैक्ट हुआ, जो कहा नहीं जाता कि रिवर्स पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें तय की। और वहाँ संघ की जो काम करने का तरीका था उसने उसमें बैकबोन का काम किया, और आज जो नतीजे में वो चीज़ की झलक दिख रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं 225 सीटें, बहुत बड़ी जीत है ये। वो भी तब जब आप याद करिए कि 2000, अभी हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार थे, तो उसमें अजीत पवार या एकनाथ शिंदे ने बात बड़ी बोली कि 2019 का जो मैंडेट था, एकनाथ शिंदे ने बात बोली, 2019 का जो मैंडेट था उसका जिस तरीके से अपमान हुआ कि शिवसेना और बीजेपी साथ लड़े थे, उनको मैंडेट मिला था मगर उन्होंने सरकार नहीं बनाई, इस बात से भी महाराष्ट्र की जनता नाराज़ थी। अब इसका असर तो हमें नज़र आ रहा है, जब मैं फील्ड में घूम रहा था कि लोग नाराज़ तो थे कि जो 5 साल घटनाक्रम घटा, मगर उसका फ़ायदा किसको मिलने वाला, इसको लेकर खुलकर बोल नहीं रहे थे, बोले नहीं मगर मतदान के जरिए उन्होंने जता दिया। तो यही मुख्य तौर पर 5 फैक्टर्स थे जिन पर हमने चर्चा की। लाडली बहन, इसके अलावा लोकसभा के बाद मैनेजमेंट, ओबीसी वोट बैंक, हिंदुत्व फैक्टर और आरएसएस, और सबसे मुख्य होता है नरेटिव, कि अपना नरेटिव कौन सेट करेगा, उस नरेटिव पर जनता कितना यकीन करेगी, इसी से चुनाव तय होता है और चुनाव के नतीजे। दूसरा बात सौरभ भाई, जो लोकसभा में जिस उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन को लोगों ने वोट दिया था, और इंडिया गठबंधन क्योंकि इतनी सीटें नहीं पाए सरकार में आ जाए, तो वो कुछ देने के उस एवज में नहीं था। तो मतदाताओं को भी लगा कि हमने लोकसभा चुनाव में तो उनको दे दिया, लेकिन इन्हें सत्ता में तो आए नहीं, इस बार भी दें, कहीं हो सकता है सत्ता में ना आए, तो फिर कहीं हो जाए। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा फैक्टर काम किया है। और ये चीज़ें जो खास तौर से इसीलिए 5 महीने पहले जो तस्वीर थी वो कैसे 5 महीने में ही तस्वीर बदल गई। बिल्कुल, तस्वीर बदल गई और नतीजा सामने है। आपका इन फैक्टर्स के बारे में क्या सोचना है, या कोई अन्य फैक्टर आपके दिमाग में है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।